गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, पिछले एपिसोड में मैंने न्यूमेरिकल्स कराए और आज मैं फिर से न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। जैसे आपने पिछले एपिसोड्स में कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स पे न्यूमेरिकल किए, 4 कलर कोड, 5 कलर कोड, 6 कलर कोड पे अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल आपने किए। उसकी टेक्निक मैंने आपको टेबल का हेल्प लेकर सिखाया। वैसे क्वेश्चंस आजकल कॉम्पिटिशन्स में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। उसी तरह से आज भी मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। इसमें भी मिसलेनियस टाइप के मैं क्वेश्चंस आपको कराने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप सीरियस रहना, कंसंट्रेट रहना, फोकस रहना और समझने की कोशिश करना। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बच्चों। देखिए फिर, द लेंथ of a given cylindrical wire is increased by 100% due to the consequent decrease in diameter. The change in the resistance of the wire will be 200%, 100%, 50%, 300%। और ऑप्शंस, प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में जो लेंथ को इंक्रीज किया गया है वो 100% दिया हुआ है। अगर ये इंक्रीज लेस देन 5% होता तो कैलकुलस मेथड से एक्यूरेट आंसर मिल सकता था, लेकिन जब कोई भी चेंज 5% से ज़्यादा होता है तो कैलकुलस मेथड से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहिए, उससे एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता। फिर अलजेब्रा मेथड यूज करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, तभी एक्यूरेट आंसर मिलेगा। तो बच्चों, यहाँ पे लेंथ का इंक्रीज 100% है, इसलिए मैं कैलकुलस मेथड कतई यूज नहीं करूँगा, अलजेब्रा मेथड यूज करूँगा, जो कि मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। Supposing that the volume of the wire remains constant, volume of cylindrical wire equals cross sectional area into length। जब उसका लेंथ बच्चों इंक्रीज कर दोगे तो न्यू लेंथ उसका एल डैश हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन उसका रिड्यूस हो जाएगा। सपोज न्यू क्रॉस सेक्शन ए डैश हो गया तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन होगा ए डैश इंटू एल डैश। माना जाता है कि लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करने से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। वैसे मैं आपको इलास्टिसिटी में पढ़ाऊंगा कि वॉल्यूम में चेंज होता है, लेकिन इस चैप्टर में चेंज इन वॉल्यूम को इग्नोर किया जाता है। वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लिया जाता है, इसलिए जो उसका इनिशियल वॉल्यूम है और स्ट्रेच करने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम है, दोनों को इक्वल किया जाता है। यहाँ से एल डैश की वैल्यू निकाली जाएगी। बच्चों, एल डैश की वैल्यू आएगी ए अपॉन ए डैश। सॉरी, ये रॉन्गली प्रिंटेड है बच्चों, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक अलग से रेशियो निकाला हूँ कि ए अपॉन ए डैश इक्वल्स एल डैश अपॉन एल। दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ पे एल डैश इक्वल्स नहीं होना चाहिए, इसको एलिमिनेट कर देना है। मैं करेक्शन कर लूँगा, आप केवल इस पे ध्यान दीजिए। इस रेशियो के इक्वेशन 1 लिख डाला। नाउ गिवन दैट परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम, परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ इज 100%। तो उसको अलजेब्रा में बच्चों कैसे लिखोगे आप? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इंटू 100 इक्वल्स प्लस 100। बच्चों, 100 को 100 से डिवाइड करो
1 आएगा, फिर इसको डिवाइड करो एल डैश बाई एल आएगा, फिर -1 आएगा, -1 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करो, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो फाइनली एल डैश बाई एल की वैल्यू आती है +2 आती है। दिस इज इक्वेशन 2। We know that the resistance of the wire R equals rho L upon A। बच्चों ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर होता है। जब वायर का लेंथ आप इंक्रीज कर दोगे, तेल की जगह पे डैश लिखोगे, क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो जाएगा, ए की जगह पे डैश होगा और रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, चेंज होकर आर डैश हो जाएगा। रेशियो निकालो आर डैश बाई आर, आर डैश बाई आर का रेशियो निकालो बच्चों, इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करो। आप समझ सकते हो कि रो कैंसिल आउट होगा, एक आएगा रेशियो एल डैश बाई एल मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन ए डैश, ऐसा कुछ आएगा। फिर आप क्या करो बच्चों, ए अपॉन ए डैश इक्वेशन 1 से उठा लो, उसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो एल डैश बाई एल, उसको लाकर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, फिर होल स्क्वायर करो एल डैश बाई एल का होल स्क्वायर, एल डैश बाई एल की वैल्यू +2 है, यहाँ पे +2 रख दो, उसका स्क्वायर करो, देन कम्स आउट 4। आर डैश बाई आर की वैल्यू आती है = 4, और ये कैसे आती है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फिर आपको चाहिए परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस। इसको अलजेब्रा नोटेशंस में कैसे लिखा जाएगा, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100, ऐसे लिखा जाएगा। बच्चों न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, तो सिंप्लीफाई करने पर यह आएगा आर डैश बाई आर -1 इंटू 100। ऊपर आपने आर डैश बाई आर की वैल्यू निकाली है =4, देन -1 इंटू 100 =3 इंटू 100, दैट इज +300%। +300% का मतलब इंक्रीज कहा जाएगा, आई मीन रेजिस्टेंस की वैल्यू में 300% का इंक्रीज होगा, और ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन डी 300%, तो चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी +300%, ऑप्शन डी। डन। Then next question, in a meter bridge experiment, null point is obtained at 20 centimeter from one end of the wire when resistance X is balanced against another resistance Y. If X is less than Y, then where will be the new position of the null point from the same end if one decides to balance a resistance of 4X against Y? We are given 4 options. देखिए मैं करता हूँ। As per the given condition, मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ बच्चों। द रेशियो X अपॉन Y इक्वल्स बैलेंसिंग लेंथ L सेंटीमीटर अपॉन 100 माइनस L सेंटीमीटर। बच्चों आपके क्वेश्चन में बैलेंसिंग लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है, टेल की जगह पे और 20 पुट करो, यहाँ भी 20 पुट करो। नाउ दिस विल बी 20/80 equal to 1/4, that is equation number 1, is it? Now according to the second condition में बोला है कि 4x जो रेजिस्टेंस है
उसको y बैलेंस करने जा रहा है। तो न्यू बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ पे होगा? तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज वी मस्ट से 4x अपॉन y इक्वल्स L अपॉन 100 माइनस L। इज इट? बच्चों x अपॉन y की वैल्यू इक्वेशन 1 में आप निकाल चुके हो 1/4, तो इसको लाकर यहाँ पे पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट शुड बी 4 इंटू 1/4 इक्वल्स L अपॉन 100 माइनस L। फिर लेफ्ट साइड में 1 हुआ, इसको रेसिप्रोकेट करो, क्या आएगा? 100 माइनस L अपॉन L इक्वल्स 1। L से डिवाइड करो, 100 बाई L माइनस 1 इक्वल्स 1। माइनस 1 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करो, ये आता है 100 बाई L इक्वल्स 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देन L इक्वल्स 50 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, आपके क्वेश्चन में जो बैलेंसिंग लेंथ आएगा 50 सेंटीमीटर आएगा, यही आपका आंसर होगा। सो योर आंसर शुड बी ऑप्शन ए। आंसर मैच करा लो, ये आता है ऑप्शन ए। लुक, ऑप्शन ए इज 50 सेंटीमीटर। वन मोर क्वेश्चन। Time taken by 836 watt heater to heat 1 liter of water from 10 degrees Celsius to 40 degrees Celsius is, we are given again 4 option. 1 liter water weighs 1000 gram. बच्चों, ये आपको पता होगा। Then according to the principle of calorimetry, total heat given by the heater equals total heat taken by the water. बच्चों, यहाँ पे हीटर की एफिशिएंसी 100% मानी जा रही है। कभी कभी एफिशिएंसी 60, 70, 80% लिख के देगा, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो आइडियल कंडीशन मानी जाती है, हीटर की एफिशिएंसी 100% मानी जाती है। इसका फिजिकल मीनिंग ये होता है कि जितना टोटल हीट हीटर प्रोड्यूस करेगा वो पूरा का पूरा वाटर एब्जॉर्ब करेगा, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने एफिशिएंसी 100% मान ली है, इक्वल्स टोटल हीट टेकन बाय द वाटर। हीटर का बच्चों पावर कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी टाइम में सपोज वाटर का टेम्परेचर 10 से बढ़ के 40 हो गया, तो डेल्टा टी टाइम में कितना हीट सप्लाई करेगा, कांस्टेंट पावर इनटू डेल्टा टी। और कैलोरीमेट्री में कहते हैं कि जो वाटर हीट अब्जॉर्ब करता है और वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका फॉर्मूला होता है MC डेल्टा थीटा, टोटल हीट एनर्जी अब्जॉर्ब बाई वाटर। यहाँ से डेल्टा टी का फॉर्मूला बना लो, आता है MC डेल्टा थीटा बाई पी। M की वैल्यू 1000 ग्राम लिख दिया। C आपको पहले से रटा होगा वाटर का, इसको हम लोग कहते हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो आपको पहले से पता होगा वो होता है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये वाटर का C होता है। डेल्टा थीटा इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट शुड बी 40 माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। पीक वैल्यू एट 36 वाट। बच्चों, यूनिट कैसे बना रहा हूँ, डिनोमिनेटर का ग्राम न्यूमरेटर का ग्राम कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर का डिग्री सेल्सियस न्यूमरेटर का डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा जूल, इज इट, और डिनोमिनेटर में बचेगा वाट। तो जब जूल को वाट से डिवाइड करते हैं तो सेकेंड बचता है, तो इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तो सेकेंड्स में आता है 150 सेकेंड्स। बच्चों, टोटल टाइम टेकन बाय द वाटर आएगा 150 seconds, that is option C. Then your answer is option C. Now come to the next question. The thermo EMF of a thermocouple varies with the temperature theta of the hot junction as EMF E equals A theta plus B theta square in volts.
where the ratio A by B is 700 degrees Celsius. If the cold junction is kept at 0 degrees Celsius, then the neutral temperature is. We are given 4 options again. बच्चों डी ऑप्शन में लिखता है नो न्यूट्रल टेम्परेचर इज पॉसिबल फॉर दिस थर्मोकपल। मैं आपको समझाता हूँ, जब मैं थ्योरी पढ़ाया था मैंने बताया था कि न्यूट्रल टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर डिफाइन होने के लिए ए को पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए और बी को नेगेटिव कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आपका पैराबोलिक ग्राफ आता है, इन्वर्टेड पैराबोलिक ग्राफ आता है, न्यूट्रल टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर डिफाइन होता है। लेकिन बच्चों आपके क्वेश्चन में ए और बी का रेशियो 700 डिग्री सेल्सियस दिया है। इसे साफ पता चलता है कि अगर ए का साइन पॉजिटिव होगा तो बी का साइन भी पॉजिटिव होगा। बच्चों जब ए और बी दोनों पॉजिटिव होंगे तो फिर आपके ईएमएफ के ग्राफ में इन्वर्टेड पैराबोला नहीं आएगा। जब इन्वर्टेड कॉन्वेक्स अपसाइड पैराबोला नहीं आएगा तो ना ही न्यूट्रल टेम्परेचर एग्जिस्ट होगा, ना ही इन्वर्जन टेम्परेचर एग्जिस्ट होगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा नो न्यूट्रल टेम्परेचर इज पॉसिबल फॉर दिस थर्मोकपल। ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन डी। A moving coil galvanometer has 150 equal divisions. Its current sensitivity is 10 divisions per milliampere and voltage sensitivity is 2 divisions per millivolt. In order that each division reads 1 volt, the resistance in ohms needed to be connected in series with the coil will be. Again we are given 4 options. Now since the current sensitivity is 10 divisions per milliampere, बच्चों इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप अपने गैल्वेनोमीटर से 1 मिली एम्पेयर की करंट फ्लो कराते हो तो उसमें 10 डिवीजन का डिफ्लेक्शन मिलता है। तो 150 डिवीजन का डिफ्लेक्शन पाने के लिए, आई मीन फुल स्केल डिफ्लेक्शन पाने के लिए डेफिनेटली आपको 15 मिली एम्पेयर की करंट फ्लो करानी होगी। आप ये समझ सकते हो। तो हम लोग कहेंगे द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट सिंबल आई एस इक्वल्स 15 मिली एम्पियर। Similarly, the voltage sensitivity is 2 divisions per millivolt. बच्चों इसका मीनिंग ये हुआ कि जब गैल्वेनोमीटर के प्लस और माइनस टर्मिनल के बीच में 1 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो 2 डिवीजन का डिफ्लेक्शन मिलता है। तो डेफिनेटली 150 डिवीजन का डिफ्लेक्शन पाने के लिए 75 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको देना होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज Vs इक्वल्स 75 मिलीवोल्ट। उसके बाद गैल्वेनोमीटर कॉइल में एक रेजिस्टेंस होता है। गैल्वेनोमीटर कॉइल में ओम्स लॉ अप्लाई करूं तो बच्चों फॉर्मूला बनेगा Vs इक्वल्स Is इंटू Rg। जब फुल स्केल वोल्टेज अप्लाई करोगे तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट Is फ्लो करेगी और Is इंटू Rg लेने से Vs की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से Rg का फॉर्मूला मिलता है Vs अपॉन Is। बच्चों Vs की वैल्यू आपने अभी अभी सॉल्व किया है, दैट इज 75 मिलीवोल्ट, और Is की वैल्यू आपने सॉल्व किया है 15 मिली एम्पियर। डिवाइड करने पर आता है 5 ओम। आई मीन गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस 5 ओम आएगा। इन ऑर्डर दैट ईच डिवीजन रीड्स 1 वोल्ट, क्वेश्चन में डिमांड है कि ईच डिवीजन 1 वोल्ट को रीड करे। इसका मतलब क्या हुआ कि 150 डिवीजन
150 वोल्ट को रीड करेगा। 150 डिवीज़न का मतलब फुल स्केल हुआ, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के वक्त रीडिंग आनी चाहिए 150 वोल्ट। इसका फिजिकल मीनिंग ये हुआ कि जो वोल्ट मीटर आप कन्वर्ट करने जा रहे हो उस वोल्ट मीटर के वोल्टेज की अपर लिमिट 150 वोल्ट होनी चाहिए। वोल्टेज की अपर लिमिट 150 वोल्ट मुझे चाहिए, तो सिंबल्स में अपर लिमिट ऑफ वोल्टेज रेंज विल बी V इक्वल्स 150 वोल्ट, ऐसे लिख डालूँ। फिर बच्चों ये फार्मूला मैंने आपको डिराइव करके दिया था, अपर लिमिट ऑफ वोल्टेज V इक्वल्स IS इंटू RV प्लस RG। डेरिवेशन में दे चुका हूँ, उसके लिए आपको रिवीजन करना होगा। यहाँ से RV का फार्मूला बना लो, V अपॉन IS माइनस RG। V की वैल्यू वोल्ट में रखो, दैट इज़ 150। IS की वैल्यू एम्पियर में रखो, 15 इंटू 10 पावर माइनस 3। RG की वैल्यू ओम में रखो, दैट इज़ -5। सॉल्व करते हो बच्चों तो आता है 10,000 माइनस 5, सो दैट इज़ 9,995 ओम। आई मीन जो रेजिस्टेंस आप कॉइल के साथ सीरीज में लगाने जा रहे हो वोल्टमीटर बनाने के लिए, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 9,995 ओम आएगा। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मैच करा लो, ऑप्शन डी मैच हो गया। इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। नाउ वन मोर क्वेश्चन। 2 voltmeters, one of copper and another of silver, are joined in parallel. When a total charge Q flows through the voltmeters, equal amount of metals are deposited. If the electrochemical equivalents of copper and silver are Z1 and Z2 respectively, the charge which flows through the silver voltmeter is, then you are given these 4 options. बच्चों देखो आप इसको कैसे करोगे। See the below figure for the reference. बच्चों आपके क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि दोनों वोल्टामीटर पैरेलल में लगाया गया है। तो मैंने इस डायग्राम में कॉपर वोल्टामीटर और सिल्वर वोल्टामीटर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब इनके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करो, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को एक दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करो, और इन दो कॉमन पॉइंट के बीच में एक बैटरी लगा दो। तो प्यारे बच्चों दोनों वोल्टामीटर को सेम वोल्टेज मिलेगा, उनका कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। सपोज क्वेश्चन की लैंग्वेज में टोटल चार्ज जो पास कराया गया है, आई मीन जो बैटरी ने पॉजिटिव टर्मिनल से टोटल चार्ज सप्लाई किया होगा, दैट इज क्यू गिवन। ये क्यू इस जंक्शन तक आएगा। बच्चों इस टोटल चार्ज को फ्लो करने में एक टाइम इंटरवल लगेगा। उसी टाइम इंटरवल में अपर लाइन से Q1 डाइवर्ट होगा और लोअर लाइन से Q2 डाइवर्ट होगा। आई मीन कॉपर वोल्टामीटर से Q1 चार्ज सर्कुलेट होता हुआ यहाँ पे पहुँचेगा, सिल्वर वोल्टामीटर से Q2 चार्ज सर्कुलेट होता हुआ इस जंक्शन में पहुँचेगा, फिर दोनों कंबाइन होकर Q में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैंने माना कि कॉपर वोल्टामीटर में ये जो आपकी कैथोड प्लेट है, आई मीन कैथोड है, उस पर M1 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ, ऐसा मैंने माना। सिल्वर वोल्टामीटर में जो कैथोड प्लेट है उस पर M2 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ इन द सेम टाइम इंटरवल। लेकिन M2 को डिपॉजिट करने के लिए इससे Q2 चार्ज पास किया, और यहाँ M1 को डिपॉजिट करने के लिए इससे Q1 चार्ज पास कराया गया। तो बच्चों हम लोग जब फराडे फर्स्ट लॉ यूज़ करते हैं तो लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन
एंड फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, M1 इक्वल्स M2। क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों पर इक्वल अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट हुआ है, आई मीन M1 इक्वल्स M2, बट यूजिंग फैराडेज फर्स्ट लॉ M1 इक्वल्स Z1 Q1 एंड M2 इक्वल्स Z2 Q2। सो बच्चों यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Q1 का फॉर्मूला बना लो। Q1 का फॉर्मूला आता है Z2 Q2 बाई Z1, दैट इज इक्वेशन 1। अब इस जंक्शन पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज करो। वो आपको मैंने पढ़ा रखा है कि टोटल इंटरिंग करेंट दैट इज Q मस्ट बी इक्वल टू टोटल लीविंग करेंट दैट इज Q1 प्लस Q2। ट्रांसफर करने पर Q1 आता है Q माइनस Q2, इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से बच्चों Q1 की जगह पे Q माइनस Q2 पुट करो और Q1 की ये वैल्यू यहाँ पे रिपीट कर डालो। उसके बाद आप क्या करो, माइनस Q2 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करो, लेफ्ट साइड में Q खाली बचेगा। Q2 ट्रांसफ़र करने के बाद Q2 को कॉमन ले लो। बच्चों ब्रैकेट में आता है 1 प्लस Z2 बाई Z1 इक्वल्स Q। इस ब्रैकेट से डिवाइड कर डालो टू गेट यू Q2 दैट इज Q अपॉन 1 प्लस Z2 बाई Z1, आंसर ऑप्शन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि सिल्वर वोल्टामीटर में M2 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट करने के लिए जो चार्ज पास कराया गया होगा दैट विल बी Q अपॉन 1 प्लस Z2 अपॉन Z1। यही पूछा था बच्चों, ये ऑप्शन बी हुआ, आंसर मैच करा लो, ऑप्शन बी, लुक ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the resistance of a bulb filament is 100 ohm at a temperature of 100 degrees Celsius. If its temperature coefficient of resistance be 0.005 per degree Celsius, its resistance will become 200 ohm at a temperature of, now we are given 4 options. देखिए बच्चों हम लोग कैसे करेंगे, given that resistance at 100 degree Celsius is 100 ohm, resistance at T degree Celsius is 200 ohm, इसमें T मुझे पता नहीं, इसी को निकालना है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू अल्फा की वैल्यू 0.005 पर डिग्री सेल्सियस गिवन है। वी हैव टू फाइंड आउट टेम्परेचर T, सो वी नो द फॉर्मूला, ये मैं डेरिवेशन दे चुका हूँ, RT इक्वल्स आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। बच्चों ये फार्मूला तब वैलिड माना जाता है जब अल्फा टी की वैल्यू मच लेस देन 1 होती है, और ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे होगा। ऑर्डिनरी टेम्परेचर का मतलब 200-250 डिग्री सेल्सियस तक अल्फा टी मच लेस देन 1 माना जाता है, तो ये फार्मूला वर्क करता है, यही आपने पढ़ा है। तो आप क्या करो, आर टी की जगह पे R100 पुट करो, आई मीन टी की जगह पे 100 लिखना होगा, आर नॉट एज इट इज़, तो ये एक इक्वेशन बन गया। उसी तरह से T डिग्री सेल्सियस के लिए एक इक्वेशन ये बना हुआ है, और 100 डिग्री सेल्सियस के लिए दूसरा इक्वेशन बन गया। आर टी को R100 से डिवाइड करो, आर टी की वैल्यू न्यूमरेटर में पुट कर डालो, R100 की वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट करो, आर नॉट को कैंसिल आउट कराओ। क्वेश्चन में आर टी की वैल्यू 200 गिवन है, R100 की वैल्यू 100 ओम गिवन है, पुट कर दो, आर नॉट को कैंसिल करा दो, जो बचा उसको रिपीट कर डालो, ये रेशियो 2 होगा, 2 को इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ 1 बचेगा, 1 को इसमें मल्टीप्लाई करो, ऐसा एक इक्वेशन आता है। फिर 2 को दोनों ही टर्म में मल्टीप्लाई कर डालो, फिर ट्रांसफ़र करो, सिंप्लीफाई करो,
तो बच्चों आपको मिलता है अल्फ़ा टी इक्वल्स 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 200। फिर यहाँ से टी का फार्मूला बना लो, अल्फ़ा को इधर ले जाके डिवाइड कर दो, ताता 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 200 अपॉन अल्फ़ा, दैट इज़ 1 बाई अल्फ़ा प्लस 200। बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया है 0.005। इसको डिवाइड कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, तो जब सिंप्लीफाई करोगे बच्चों ये 200 आता है। 200 प्लस 200 दैट इज़ 400। इसका मतलब आपके रेजिस्टेंस वायर का टेम्परेचर जब 400 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाएगा तब उसका रेजिस्टेंस बढ़ के 200 ओम के बराबर हो जाएगा। तो मैंने सॉल्व किया कि टी की वैल्यू कितनी आएगी, 400 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन डी बच्चों आपका होगा आंसर, ऑप्शन डी। डन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the circuit has two oppositely connected ideal diodes in parallel. What is the current flowing through the battery? We are given four option. प्यारे बच्चों इस डायग्राम को देखो, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस कॉर्नर से जुड़ा है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस कॉर्नर से जुड़ा है। इसका फिजिकल मीनिंग ये हुआ कि अपर लाइन के जो पॉइंट्स होंगे वो रिलेटिवली हायर पोटेंशियल पे होंगे और लोअर लाइन के जो पॉइंट्स होंगे रिलेटिवली लोअर पोटेंशियल पे होंगे। तो जब हम लोग इस डायोड को चेक करेंगे तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल होगा, नीचे लोअर पोटेंशियल होगा। प्यारे बच्चों डायोड के डायग्राम में ये जो एरो बना है, एरो का जो टिप होता है, अगर टिप के साइड में हायर पोटेंशियल होता है और अपोजिट साइड में लोअर पोटेंशियल होता है तो इस डायोड के बियासिंग रिवर्स बियासिंग बोली जाती है। बच्चों ये चीज़ आपको सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं पढ़ाऊंगा कि डायोड D1 की बियासिंग रिवर्स बियासिंग होगी। रिवर्स बियास कंडीशन में डायोड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, करंट के रास्ते में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इसका मतलब करंट को बहने ही नहीं देगा, आई मीन इस वाले आर में करंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। आप इसकी बियासिंग चेक करो, आपको बताया हूँ कि अपर पॉइंट्स पर हायर पोटेंशियल होगा, लोअर पॉइंट्स पे लोअर पोटेंशियल होगा। तो एरो के डायरेक्शन में, ये जो एरो का डायरेक्शन है बच्चों, इसका ये जो टिप बना हुआ है पॉइंटेड टिप, तो टिप के साइड में लोअर पोटेंशियल और अपोजिट साइड में हायर पोटेंशियल। ऐसी कंडीशन में डायोड का बियासिंग फॉरवर्ड बियासिंग मानी जाती है। कहते हैं कि अगर ये आइडियल डायोड है तो फॉरवर्ड बियास कंडीशन में ये जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो करंट के रास्ते में डायोड D2 का रेजिस्टेंस जीरो होगा। जीरो होने का मतलब ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, करंट को बहने ही नहीं देगा। इसका मतलब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एक इक्विवेलेंट डायग्राम में बना रहा हूँ जिसमें अपर लाइन को रिपीट कर रहा हूँ और ये जीरो रेजिस्टेंस उसको शॉर्ट सर्किट दिखा रहा हूँ और इसको ओपन सर्किट दिखा रहा हूँ, मतलब उसको डिलीट कर दिया। जब करंट ही नहीं बहेगी तो उसको डिलीट कर दो। अब एक सिंगल लूप जो आपके डायग्राम में बचा है, सिंगल लूप में क्या करेगा, बैटरी अपने पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई पुश करेगी और वो करंट आई ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो करेगी। अब बच्चों इस लूप में आप किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई कर लो, करंट आई की वैल्यू जो बैटरी से निकल रही है उसको निकाल लो। तो करंट आई की वैल्यू आएगी नेट ईएमएफ इन द सर्किट दैट इज 12 divided by overall resistance in the circuit that is 4 plus 2 because they are connected in series, 4 plus 2 I mean 12 by 6 comes out 2.00 एम्पियर। बच्चों बैटरी से जो करंट सप्लाई होगी वो 2.00 एम्पियर होगी। देन our answer is option D, option D 2.00। डन।
One more question. Shown in the figure below is a meter bridge setup with null deflection in the galvanometer. The value of the known resistance R is. प्यारे बच्चों, इस डायग्राम में एक मीटर ब्रिज दिखाया हुआ है। आपको मैंने पढ़ा रखा है कि ये जो पार्ट है ये कॉपर स्ट्रिप होती है, मिडिल पार्ट भी कॉपर स्ट्रिप होगा, राइट पार्ट भी कॉपर स्ट्रिप होगा। कॉपर स्ट्रिप यूज करने से क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, ये फ़ायदा होगा। फिर ये ग्रीन कलर से कॉपर वायर दिखाया गया है, ये कॉपर वायर, और ये जो पार्ट है ये भी कॉपर वायर है। इसे एक सर्किट बनाया गया है, यहाँ पे की या स्विच का अरेंजमेंट दिया हुआ है। ये स्टोरेज सेल हो सकता है। बच्चों, इस गैप में 55 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, इस गैप में कैपिटल R ओम का रेजिस्टेंस लगा है, और ये आपका रेजिस्टेंस वायर है। ये रेजिस्टेंस वायर कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन एलॉय का बना होता है, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन एलॉय का बना होता है। डायग्राम के मुताबिक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो दिखाया हुआ है और जोकी का नल पॉइंट दिखाया हुआ है। नल पॉइंट की पोजीशन लेफ्ट एंड से 20 सेंटीमीटर पे पाया गया है। तो बच्चों, इधर का जो बचा हुआ लेंथ है ऑटोमेटिकली 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मीटर्स ब्रिज का प्रिंसिपल पढ़े हो, जब ये ब्रिज बैलेंस हो जाता है, गैल्वेनोमीटर करंट जीरो हो जाती है, तो ये दोनों पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे आ जाते हैं। फिर ये व्हीटस्टोन्स ब्रिज बन जाता है, तो होता है R1/R2 इक्वल्स R3/R4। बच्चों, इसका रेजिस्टेंस R3, इसका रेजिस्टेंस R4। फिर मैंने आपको प्रिंसिपल पढ़ाया था कि R3/R4 की वैल्यू उन लेंथ के रेशियो में होगा। I mean it should be 20/80 सेंटीमीटर, that should be 55/R। तो जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज है, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, 55/R इक्वल्स बैलेंसिंग लेंथ L अपॉन 100 माइनस L, और L की वैल्यू डायग्राम में 20 सेंटीमीटर गिवन है। Then we will say that 55/R equals 20/100 minus 20, that is 20/80, that is 1/4. Now doing cross multiplication, we will have R equals 55 into 4, that is 220 ohm. I mean option B. तो आपके क्वेश्चन में आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी। मैच करा लो, ऑप्शन बी 220 ओम आर की वैल्यू आएगी। इज इट? सो बच्चों, आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। फिर नेक्स्ट एपिसोड में मेरे पास अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं कराने के लिए, वो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगा। प्यारे बच्चों, कुछ साल पहले जेई मेन में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। स्कूल लेवल पे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता। ये एक लार्ज साइज का कनेक्टिंग ब्लॉक है, इसका इनफाइनाइट एक्सटेंशन है। आई मीन लेफ्ट साइड इन्फिनिटी, राइट साइड इन्फिनिटी, एंड ये फ्रंट इन्फिनिटी, बैक इन्फिनिटी, डाउनवर्ड इन्फिनिटी, ये हर डायरेक्शन इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा है। इसमें एक थिन कॉपर वायर यहाँ पे कनेक्टेड है सेंटर पे, और थोड़ी सी डिस्टेंस पर एक थिन कॉपर वायर और भी कनेक्टेड है। इसमें किसी बैटरी से आई करंट सप्लाई हो रही है, तो पहले करंट आई एंट्री लेगी, फिर इस पूरे ब्लॉक में स्प्रेड हो जाएगी, फिर यहाँ पे करंट आई कलेक्ट होगी, कलेक्ट होकर यहाँ से बाहर जाएगी। बच्चों, इसका जो टॉप सरफेस है ब्लॉक का, उस पर 4 पॉइंट दिखाया हुआ है। उसमें एडी की सीध में 2 पॉइंट बी और सी है। तो पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, दैट इज डेल्टा वी। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री एंड सुपरपोजिशन यूज होगा।
इस कॉन्सेप्ट पर इरडो की बुक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो कि मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। इनफाइनाइट वायर में इसका क्वेश्चन कराया हूँ और एडजेसेंट कॉर्नर्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था। मोरालेस उसी तरह का लॉजिक यहाँ पे यूज होगा, प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री एंड सुपरपोजिशन, और ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ऐसे ये इस तरह का क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी नहीं पूछा है, लेकिन इस क्वेश्चन को जेईई मेन में पूछा हुआ है। तो बच्चों, कहना ये चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आउट ऑफ सिलेबस या बियॉन्ड या अप्रोच आते हैं, और वो क्वेश्चन माइलस्टोन होते हैं, उसको रेयर स्टूडेंट कर पाते हैं जो बहुत जीनियस होते हैं, अदरवाइज वो कर नहीं पाते। स्कूल लेवल के बच्चे तो ज़्यादातर सोच ही नहीं पाते कि होगा कैसे। ये बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा अगले एपिसोड में, और आप मेरे साथ बने रहिएगा, आप बहुत एंजॉय करोगे। ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, एक पैराग्राफ गिवन था और क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 दो क्वेश्चन इस पे पुट अप करे गए थे। तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करूँगा बहुत अच्छे तरीके से और आपको करके दिखाऊंगा। कलरफुल डायग्राम का हेल्प लूँगा, इसे समझाने में बहुत आसानी होगी। इस एपिसोड को आज मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, और इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट, सी यू अगेन।